हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो काफ़ी बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर लेक्चर्स नहीं आ रहे आपके जून के, कब जून फिनिश करोगे आप, कब जुलाई होगा। ऑलरेडी जुलाई 15 हो चुका है। तो आप परेशान मत हो, मैं सब करवा दूंगा, आप भरोसा रखो बस मुझे, चाहे 20 घंटे काम करना पड़े, मैं सब करवा दूंगा। जून का जो अभी 3rd and 4th वीक का लेक्चर है कंप्लीट, वो हम फिनिश कर देंगे अभी लगभग 7 to 8 लेक्चर्स के अंदर। फिर उसके बाद हम जुलाई 1st and 2nd वीक कंबाइंड लेके चलेंगे, जैसे हम लेके चलते हैं सारे वीक्स को। और ये हम फिनिश करेंगे लगभग लगभग देखा जाए तो 31 जुलाई से 2-3 दिन ऊपर हो सकते हैं, या 4 दिन मैक्सिमम। और लगभग 10th जुलाई तक या 12th तक हम पूरा जुलाई फिनिश कर लेंगे। तो बस पेशेंस बनाए रखो, हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे भी हमारे लेक्चर्स 12-13 में पूरे फिनिश हो जाते हैं मंथली के। तो आज हम फिनिश करेंगे नेशनल का पार्ट 2, जो कि जून 3rd and 4th वीक का रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो सब मेरी, नेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है जून का। 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे, लिख के ले लो मेरी बात, याद रखना। अच्छे से करना रिवीजन इसका, 100% आएंगे, ये मेरी बात नोट डाउन कर लो आप। और ये आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ मैं। और आईबीपीएस पीओ वगैरह में भी आ सकते हैं, एसबीआई पीओ में भी आ सकते हैं, और आरआरबी क्लर्क में भी आ सकते हैं। तो अभी हमारा नेशनल का पार्ट 3 भी आएगा कल, फिर हमारा नेशनल फिनिश हो जाएगा। फिर हम कवर करेंगे बैंकिंग की न्यूज़, आरबीआई की न्यूज़, इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह जो भी होंगे एटसेट्रा। खैर, अब डायरेक्टली लेक्चर पे आते हैं। और हाँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। @RightApproach_बैंकिंग ये ग्रुप है, यहाँ पर डिस्कशन आप कर सकते हैं बच्चों के साथ। और @RightApproach_YouTube ये चैनल है, यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट्स और नोट्स पीडीएफ आपको सब यहीं पे मिल जाएगी दोनों में। एक और चीज़, किसी भी लेक्चर के नोट्स मत बनाना प्लीज़, ऐसा मत करना, वरना नाम खराब कर दोगे आप राइट अप्रोच का। राइट अप्रोच में नोट्स पीडीएफ ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में, जो कि मैं खुद बनाता हूँ आप सभी के लिए, उसको फॉलो करो बस आप, ये सफिशियंट है। और राइट अप्रोच को फॉलो करने के बाद ना दूसरा सोर्स देखना भी नहीं है, पाप लगेगा पाप। उसी नोट्स पीडीएफ को आपको 8 से 10 बार रिवीजन करना है। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमारा सीए मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, काम आएगा आपके। 499 फीस है, डिटेल कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। और अभी 500 बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं, लगभग 500 के आसपास, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने देखा नहीं। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं। एंड ये रहा वो डिटेल, आप देख लेना इसको पोस्ट करके, जो भी है पूरा ग्रुप रहेगा, ओके। देख लेना इसको, चेक कर लेना। यहाँ कोई वीडियोस नहीं रहेगी, ये सिर्फ टारगेट ग्रुप है, यहाँ सिर्फ टारगेट होंगे। अब डायरेक्टली लेक्चर पे आते हैं बिना टाइम खराब करे। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट न्यूज शुरू होती है, स्टॉप डायरिया कैंपेन। इंपॉर्टेंट है काफी। स्टॉप डायरिया, डायरिया क्या होता है, लूज मोशन वगैरह हो जाता है ना बच्चों को अंडर 5 की एज में, 5 साल से छोटी की उम्र में जो बच्चे होते हैं, उनको जो लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें डायरिया होता है बेसिकली वो। कैंपेन एम्स टू अटेन जीरो चाइल्ड डेथ। अब ये क्या होता है, जब डायरिया बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो उससे बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो इस पे हम न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने लॉन्च किया है स्टॉप डायरिया कैंपेन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, मतलब दिमाग में वैसे मत करना। टू पीपीटी, अब ये पीपीटी क्या है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। टू प्रिवेंट प्रोटेक्ट एंड ट्रीट, याद कर लो। उसको प्रिवेंट करना है, मतलब होने उसको नहीं देना। प्रोटेक्ट करना है कि उसको ना हो, अगर हो भी गया तो कैसे उसका ध्यान रखा जाए। और ट्रीट करना है, उसको सही करना है मेडिकल असिस्टेंस देके जो भी है। तो ये पीपीटी स्ट्रेटेजी होगी, प्रिवेंट प्रोटेक्ट एंड ट्रीट, एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ ORS, जो ORS वगैरह आपने देखा होगा, काफी चलता है डायरिया वगैरह में। और जिंक, इन दोनों की असिस्टेंस इनको दी जाएगी मेडिकल में, सो दैट इनका जो चाइल्ड डेथ है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको ट्रीट किया जा सके। अब ये जो कैंपेन है ये 2 महीने लंबा चलेगा कैंपेन। अभी देखा जाए तो आप मान के चल सकते हो लगभग अगस्त तक चलेगा, राइट। और ये अंडर 5 की चिल्ड्रन की एज में, इसको भी ध्यान रखना। क्या पता पूछ ले एग्जामिनर, कुछ नहीं पता उनका, कुछ भी पूछ सकते हैं। कैंपेन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस, अब ये 2 फेज इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो। इन केस अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो वहां पर आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे। सो 2 फेज होंगे, एक होगा प्रीपरेटरी फेज। क्या होगा, प्रीपरेटरी फेज, दूसरा कैंपेन फेज, दोनों को ध्यान रखना। टू स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके।
भारत जो कि इंडिया है इज द फर्स्ट नेशन, पहला ऐसा नेशन बना है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन का इजाद किया था टू ट्रीट डायरिया। ठीक है, याद रखना। ये जो रोटा वायरस वैक्सीन है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। अगर मैं होता एग्जामिनर तो आपसे मैं ये पूछता कि ये बताओ, ये जो डायरिया है इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी वैक्सीन भारत ने पहली बार लॉन्च की थी? तो वो है रोटा वायरस वैक्सीन, याद रखना। और कब लॉन्च हुई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। न्यूज खत्म, अब आते हैं आगे। माजेगोन डॉक शिप बिल्डर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, मैजेगोन डॉक शिप बिल्डर ये 21वां नवरत्न कंपनी बना है। कौन सा? 21वां, भूलना मत। गूगल पे चेक मत करना, आउटडेटेड है। मेरी बात सुन लो, बस काम आएगा। 21st नवरत्न बना है। ओके, इससे पहले दो तीन कंपनियां बनी थी नवरत्न। कौन कौन सी बनी थी? एक हुडको बनी थी, एक इरिडा बनी थी, IREDA, और उसके अलावा एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनी थी। तो तीन तो ये बनी थी। अब ये 21st बनी है। ठीक है, कौन सी? माजेगोन डॉक शिप बिल्डर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अब आते हैं न्यू स्पेस की। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ये जो नवरत्न स्टेटस है ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है या इसको कौन सा डिपार्टमेंट देता है? तो याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हमेशा स्टेटस देता है नवरत्न का, राइट? या जो भी होते हैं ना, लाइक महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, चार होते हैं। अच्छा, टोटल ये बताओ आप कि महारत्न कितने हैं? देखते हैं कितने बच्चों को पता है। टोटल महारत्न कंपनियां कौन सी है ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि कौन सी नहीं है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, आपको अगले लेक्चर में कभी मैं इसकी डिटेल में बता दूंगा पूरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। उन्होंने अप्रूवल दी है मैजागोन डोप शिप बिल्डर को टू बी द 21st PSU, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है उनको, कि उनको नवरत्न स्टेटस दिया जाए। अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है वो मैं आपकी नोट्स PDF में डाल दूंगा कंप्लीट, कि क्या महारत्न कंपनी होती है, क्या कंपनी नवरत्न होती है, और क्या क्या इनके क्राइटेरिया होते हैं, सब वहां पर मेंशन होगा, तो वहां से देख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्ना में दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी 1 होती है और दूसरी कैटेगरी 2 होती है। ओके, 2 से ऊपर 1 होती है। तो पहले 2 थी, अब इसको 1 पे ले आया गया। कौन सी कंपनी है ये? CEL यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद कर लेना, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा। एट प्रेजेंट टोटल 21 नवरत्न कंपनी हमारे इंडिया में मौजूद है। 21 किसको मिला के है? माजागोन डोक शिप बिल्डर को मिला के है। माजा माजा, याद है ना, माजा माजा, मैंगो वाली, ऐसे याद कर लो, माजा। तो माजा जो है वो 21st बनी है नवरत्न। मिनिस्ट्री MDSL यानी कि माजेगन डोक शिप बिल्डर के जो चेयरमैन MD है वो कौन है? संजीव सिंघल जी है, याद रख लो। अब आ जाओ अगली न्यूज पे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी। ऑफशोर एरियाज मिनरल। ऑफशोर क्या होते हैं? देखो, पानी दिख रहा है आपको पूरा यहाँ पर, ये पानी के अंदर जो सी बेड होते हैं ना, सतह जो होती है इसकी, सी बेड, या उसके अंदर पूरा एक्सप्लोरेशन करते हैं किस चीज की? मिनरल्स की, अलग अलग मिनरल्स मिल जाए। तो उसी के रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट बिल बनाया गया है। देखते हैं क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्योंकि देखो जितना भी काम होता है एक्सप्लोरेशन वगैरह का करने का जमीन में या पानी में, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करती है, पूरा इन डेप्थ रिसर्च करना मैक्सिमम। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑफशोर एरियाज। ठीक है, ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल 2024। भूलना मत। हो सकता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक दे दे, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ दे दे, या हो सकता है आपको मिट्टी भी दे दे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई भी नहीं है। कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होगी, भूलना मत ये बात। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इंट्रोड्यूस किया ये वाला। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसका सेक्शन 35 है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। सेक्शन 35 ऑफ कौन सा एक्ट? ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट था इसमें अमेंडमेंट करके फिर ये चीजें इंक्लूड की गई है एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के। समझ में आया? ठीक है।
द फ्रेमवर्क डिफाइंस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड्स। अब ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए गए कि क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए एक्सप्लोरेशन के लिए मिनरल्स के। तो यहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन है ऑफ एनी मिनरल डिपॉजिट, जो भी मिनरल डिपॉजिट के एक्सप्लोरेशन होंगे वो 4 स्टेज में होंगे। अब ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा स्टेज नहीं है। तो याद रखना, G1 है, G1 से क्या है डिटेल्ड, G2 है, G2 से क्या है जनरल, G3 से प्रिलिमिनरी, G4 से रेकोनेसेंस। तो खैर इनकी फुल फॉर्म बेशक से याद मत करो, बट G1, G2, G3, G4 ये याद कर लेना। अगर G5 या कुछ भी देता है तो वो गलत हो जाएगा। याद रखना इसमें 4 स्टेज है। अब आते हैं इसी की अगली स्लाइड पे। तो ये जो ऑफशोर जो एक्ट बना है, ये कैटेगराइज करता है पॉसिबल स्टडीज को कि भाई जो ऑफशोर मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, उसके लिए कैसी कैसी स्टडी होनी चाहिए। तो वो कितने स्टेज में है, वो 3 स्टेज में है। कौन कौन से स्टेज है, F3, F2, F1, इनको भी याद रखना, F3, F2, F1। ओके। उसके बाद जो एक्ट है इसमें कैटेगराइज किया गया है इकोनॉमिक वाइबिलिटी को, यानी कि ये प्रॉफिट तो होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो दिखे, तो वो होता है इकोनॉमिक वाइबिलिटी। तो ये क्या है, ये 3 स्टेज के अंदर है। कौन कौन सा, E3, E2, E1, इसको भी याद रखना, ठीक है। E3, E2, E1। तो अब देखो, एक्सप्लोरेशन जो स्टैंडर्ड थे उसके लिए 4 स्टेज थे। कौन कौन से, G1, G2, G3, G4। अब जब बात आ जाए पॉसिबल स्टडीज की तो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, F3, F2, F1, या कैसे भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। और अगर बात आ जाए इकोनॉमिक वाइबिलिटी की तो कितने स्टेज है, 3 है, E3, E2, E1। हो सकता है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसा दे दे, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आ जाओ अगले न्यूज़ पे। तो आरआर बेसिकली दिल्ली में एक सफदरजंग है, दिल्ली में कई बच्चों को पता भी होगा। तो सफदरजंग एक एरिया है, तो वहां पर रिसर्च एंड रेफरल आरआर हॉस्पिटल है एक, आर्मी का। आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज, यही है एग्जैक्टली। तो दिल्ली में ये सिचुएटेड है, कहाँ पर, दिल्ली में। ओके। तो आरआर रिसर्च एंड रेफरल आर्मी हॉस्पिटल। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे फादर साहब और जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैक्सिमम लोग आर्मी के अंदर है, तो इसलिए मुझे पता है। तो इन्होंने ओपन किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू स्किन बैंक। अभी स्किन बैंक क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो स्किन बैंक बेसिकली जब कोई भी सोल्जर कॉम्बैट में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, बैटल्स में जाते हैं, फाइट्स में जाते हैं, तो कोई भी उनको अगर स्किन बर्न हो जाता है या फिर स्किन से रिलेटेड चीजें हो जाती है, तो उनको हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि उनकी स्किन को दोबारा से रिप्लेस करके रेजुवनेट, यानी कि दोबारा से रिकवर किया जा सके। और ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है, AFMS, आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत किया जा रहा है, स्टेबलाइज्ड विद इन द AFMS। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। इंपॉर्टेंट ये है कि किसने लॉन्च किया स्किन बैंक, तो RR है, आर्मी का। अब आ जाओ अगली न्यूज पे, ये न्यूज खतरनाक है। सो द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2003, 2023, सॉरी गलती से गलती हो जाती है। अब देखते हैं है क्या। सो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 का, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना समझ लो, ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है, याद नहीं रहेगा क्या फायदा, जो एग्जाम में आएगा बस वो याद कर लो। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नया बिल पास किया है, सॉरी बिल कह रहा हूं मैं, एक्ट पास किया है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, 44 ऑफ 2023। याद कर लेना, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, 44 ऑफ 2023, राइट। और ये एबोलिश करेंगे, यानी कि ये हटा देंगे, रिपील कर देंगे क्या, 138 साल पुराना। अब ये पूछ सकता है आपसे, कितने साल पुराना लो हटा के, मतलब एक्ट हटा के नया एक्ट लाया गया है। तो याद रखना 138 ईयर ओल्ड है, और इसका नाम क्या है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, 44 ऑफ 2023। और ये रिप्लेस करेगा 3 एक्ट को। 3 एक्ट कौन कौन से, इन तीनों को याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट नहीं है। सो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, याद कर लेना। वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993, ये भी याद कर लेना। टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। तो कौन कौन से हो गए, कर्सर यहाँ पर है, 1885, 1993 और 1950, इन तीनों को याद कर लेना, भूलना मत। इन तीनों एक्ट को रिप्लेस करेगा कौन सा एक्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023,
44 ऑफ 2023, 138 साल पुराना है, 138 ईयर्स ओल्ड है। अब ये जो एक्ट है, इन्होंने कुछ मैंडेटरी चीजें बताई है। एक्ट मैंडेटेड दैट प्रियर ऑथराइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, कि भाई अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अंदर कदम रखना है, इस्टेब्लिश करना है खुद को, तो आपको सरकार की अप्रूवल की जरूरत है, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, ये एक्ट कब से आएगा? तो 26 जून 2024 से एक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, विद कम इनटू इफेक्ट। डेट याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ये भी आ सकता है। कितने साल के लिए एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की वैलिडिटी रहेगी लाइसेंस की? तो वो है 5 साल। तो दोनों को अच्छे से याद करना, बिल्कुल भी मत भूलना। अब आ जाओ इसी न्यूज की अगली स्लाइड पे। तो पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस है। अब ये जो एक्ट आया है टेलीकम्युनिकेशन का एक्ट 2023 वाला, इसमें 4 पिलर है। कौन कौन से पिलर है याद रखना? 4 पिलर है। कौन कौन से, इनके नाम याद रख लो। समावेश यानी कि इंक्लूजन करना है, ऐड करना है। सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी देनी है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ देनी है। एंड त्वरित यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखानी है। तो एक आपका हो गया समावेश, समा याद कर लो। समाज से सुरक्षा याद कर लो। एंड उसके बाद वृद्धि याद कर लो। एंड देन त्वरित याद कर लो। तो इन चारों को याद करना, भूलना मत। कोई पांचवा ऑप्शन देता है तो गलत कर देना, वो सिर्फ यही 4 होंगे पिलर्स इस एक्ट के। एक्ट अलाउज इंडिविजुअल्स विद मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम में। खैर देखते हैं। तो ये जो एक्ट है, इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का कोई चेयरपर्सन बनाते हैं, तो मिनिमम उसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, और 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इंडस्ट्री में एज अ मेंबर सर्व करने के लिए, बड़े लेवल पे जो मेंबर्स होते हैं वो। और साथ में ये जो एक्ट है, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकार को क्या ताकत देता है ये? टू अपॉइंट एंड एडजुडिकेशन ऑफिसर, यानी कि एक जज की तरह काम करता है वो। जो भी, क्या कहते हैं उसको, चलो छोड़ो उसको। तो मतलब बेसिकली जो भी जजमेंट वगैरह होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ये। इसको कहते हैं एडजुडिकेशन ऑफिसर। तो अब चलते हैं आगे, इसको भूलना मत, सारी चीजें अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है। टेलीकम्युनिकेशन कैन बी इंटरसेप्टेड। अब देखो, कोई भी ऐसी चीज होती है जब स्टेट इमरजेंसी लग जाए या कोई भी ऑफेंस को रोकना हो, तो ऐसे में सरकार टेलीकम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है। कि ये, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, उसको पकड़ना है, तो ऐसे में इंटरसेप्शन चलता है। तो काफी पुलिस ये यूज करती है। तो ऐसे में बोला इस एक्ट में कि सरकार ये कर सकते कंटिन्यू। अश्विनी वैष्णव जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके यूनियन मिनिस्टर है। कौन? अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने पहली बार ये एक्ट अनाउंस किया था लोकसभा में। कहाँ किया था? लोकसभा में। जब भी कभी कोई मैक्सिमम टाइम कोई भी एक्ट वगैरह होता है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में मैक्सिमम टाइम। रेयर केसेस में होता है सीधा राज्यसभा में, जैसे आर्टिकल 370 हुआ था ना सीधा राज्यसभा में, तो वैसा बहुत कम केस होते हैं। तो लोकसभा में पहली बार दिसंबर 2023 में इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? अश्विनी वैष्णव जी ने। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड दिस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, तो बता देना अश्विनी वैष्णव जी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल भारत निधि, ये रिप्लेस करेगा यूएसओएफ को, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। होता क्या था कि जो दूर दराज के एरिया है ना, रूरल एरियाज जो होते हैं, वहां पर जो प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, वो अपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं पहुंचाती थी, क्योंकि उनको वहां पर प्रॉफिट नहीं होता था। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था यूएसओएफ का। ये क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यानी कि आप ओब्लाइज्ड हो, आप मैंडेटरी है कि आपको अपने पूरे ग्रोस प्रॉफिट का 5%, एग्रीगेटेड ग्रोस प्रॉफिट का 5% आपको निकालना पड़ेगा, और आपको यूएसओएफ फंड में देना पड़ेगा, सो दैट दूर दराज के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का। तो इसको रिप्लेस करेगा कौन? ये डीबीएन। सो डीबीएन यानी कि डिजिटल भारत निधि, ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। एंड ये जो
एक्ट है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसके अंडर स्टैब्लिश किया गया है इसको, तो ये भी याद रखना। ओके, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। सो डिजिटल भारत निधि ये क्या करता है, देखो आपको मैंने बताया था कि यूएसओएफ था, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड, वो भी कनेक्ट करता था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टेलीकम्युनिकेशन को, तो ये भी वही काम करेगा। सो डिजिटल भारत निधि फॉर इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अब देखो ये रहा वो जो मैं आपको बता रहा था, यूएसओएफ वाज फंडेड बाय अ 5% यूनिवर्सल सर्विस लिवाई इम्पोस्ट, कि भाई आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा ऑन ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जितने भी लाइक एयरटेल हो गया, आइडिया, वोडाफोन, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। एंड अब इसमें एक पॉइंट ऐड है कि गवर्नमेंट विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा या कर सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको काम दिया जाएगा फॉर सेलेक्टिंग डीबी एंड इम्प्लीमेंटर्स, क्या, डिजिटल भारत निधि इम्प्लीमेंटर्स, याद रखना इसको। ओके, थ्रू एप्लीकेशन और बिडिंग प्रोसेस, या तो अप्लाई करेंगे या फिर वो बिड भी लगा सकते हैं, उसके थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो इमेज के अंदर। ये जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885, ये 138 साल पुराना है, और बाकी के दोनों एक्ट जो है वो 90 ईयर और 73 ईयर ओल्ड है, आप देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है 138 वाला, इसको याद रखना। एनडीडीबी, तो अब अगली न्यूज आ गई हमारी, ये हमारी शायद सेकंड लास्ट न्यूज है आज की। हाँ, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, इसने कोलैबोरेशन किया है डीएएचडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप करेंगे किस चीज के लिए, अपग्रेडेशन ऑफ बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी, यानी कि जो भी बायोकेमिकल्स वगैरह होते हैं ना वो लेबोरेटरी में रखे जाते हैं, तो वो फैसिलिटी वो बनाएंगे, उसको अपग्रेड करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे, जो भी इसमें लूप होल्स वगैरह होंगे या जो भी फंक्शनिंग मांग रही होगी वो। और ये कहाँ पर होगा, तो ये चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एट बागपात, उत्तर प्रदेश, याद रखना, बागपात या फिर बगपात कुछ भी बोल सकते हो, BAGHPAT। सो बगपात है, यूपी में है, यहाँ पर इसको अपग्रेड करेंगे। एंड विद द बजट ऑफ 160 करोड़, 160 करोड़ रुपए की लागत लगा के ये अपग्रेड करेंगे। उसके बाद थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी काश हो जाती तो बेटर रहता। तो 160 करोड़ यहाँ पर अमाउंट। ओके, और ये 20 महीनों में बन जाएगा। खैर मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट देख लेना और कहाँ बन रहा है वो देख लेना। सो बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी बेसिकली एक लेबोरेटरी है जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरली हैंडल करती है बायोलॉजिकल मटेरियल्स को, जो भी होते हैं केमिकल्स वगैरह एटसेट्रा। तो अब आ जाओ अगली न्यूज़ पे। सेकंड मीटिंग हुई थी किस चीज़ की, दूसरी मीटिंग हुई थी यहाँ पर इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। अब ये है क्या, देख लेते हैं इसको आगे। तो यहाँ पर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई सारे स्टेट से मिलके बना है अमेरिका, प्लस इंडिया, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। कौन सा, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन आईसीईटी, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए इन्होंने अभी सेकंड मीटिंग की थी, कहाँ पर की थी, न्यू दिल्ली में की थी। किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया से, अजीत के डोभाल जी, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था और रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, किसमें, आईसीईटी मीटिंग में, जो कि इंडिया और यूएस का इनिशिएटिव है। आईसीईटी की फुल फॉर्म क्या है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल, ठीक है, एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, याद रखना। आईसीईटी को कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था यूएसए एंड इंडिया के द्वारा टोक्यो जापान में मई 2022 में, याद रखना। ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि आईसीईटी कौन कौन सी कंट्री ने मिलकर लॉन्च किया था, आपको 3 या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा ओनली ए ओनली बी ऐसे ऐसे करके। तो आईसीईटी ध्यान रखना इंडिया और यूएसए का है इनिशिएटिव। बोथ कंट्रीज आर प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप। अब जब ये मीटिंग हुई थी तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमको अपने सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप में ज़्यादा काम करने की जरूरत है, तो इस पर काम करते हैं। और ये किसके तहत काम किया जाएगा, तो इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है 3D टेक। अभी 3D वाला ये वाला नहीं है 3D, ये है
3RDI, 3D वाला। सो 3D टेक है इंडिया का और जनरल एटॉमिक्स है यूएसए का। इन दोनों की पार्टनरशिप है जिसमें ये सेमीकंडक्टर पे काम करेंगे, इनकी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। साथ ही साथ में इंडिया की दो कंपनी है, एक है 3D आईटेक जो कि आपको मैंने बताया था अभी, और दूसरी है 114 AI। ये 3D आईटेक नहीं है, ये 3D टेक है। यहाँ पर शायद हमारे पीपीटी मेकर ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कोई नहीं, मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, मुझे तो याद है ना। तो एक मिनट रुको। तो यहाँ पर चलो खैर ऐसे याद कर लो, कोई इशू नहीं है, नोट्स में ठीक रहेगा। सो 3D टेक प्लस 114 AI दो कंपनी इंडिया की है, और साथ में यूएस स्पेस फोर्स, इन तीनों का कोलैबोरेशन है जिसमें ये पार्टनरशिप करेंगे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। स्पेस में क्या क्या अवेयरनेस मैंडेटरी है उसको जानने के लिए, और साथ में सेमीकंडक्टर पे काम करेंगे। इंडिया और यूएस टू लॉन्च नासा, मतलब निसार है ना, निसार, ये वाला निसार जो है, ये एक फर्स्ट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी फर्स्ट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि इंडिया और यूएसए का इनिशिएटिव है। तो निसार याद रखना, इसको भूलना मत। निसार से क्या है, एन से नासा है, आई से इंडिया है, और SAR से क्या है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये याद रखना। ओके। और ये क्या करेगा, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह जो भी चैलेंजेस होंगे उनको ऑब्जर्व करेगा, ताकि उनको कॉम्बैट किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके, या फिर उनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके। अब आते हैं आखिरी खबर पे। यहाँ पर भी एक नया एक्ट बना है भैया। अब एक्ट बहुत बने हैं जून के मंथ में, पता नहीं क्या हुआ, जब से इलेक्शन हो गया ना एक्ट पे एक्ट बने जा रहे हैं। तो न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, ये कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18 जून 2024। यानी कि जो ये एक्ट है ये 18 जून 2024 से लागू हो जाएगा। कौन सा एक्ट, न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट। देखते हैं न्यूज क्या है इसकी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, देखो जब भी कभी बात पोस्ट ऑफिस की आ जाए तो याद रखना इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करता है लेटर के थ्रू। इन्होंने नोटिफाई किया है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। कौन सा एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। और ये एबोलिश करेगा 125 साल पुराना कौन सा एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। इसको भी याद रखना, ईयर भी इंपॉर्टेंट है और कितने साल पुराना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्ट का ईयर याद है 2023, तो इसमें 125 याद कर देना, तब भी आपको आंसर सही मिल जाएगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि एक्ट याद नहीं रखते, वो बस 125 साल याद रखते हैं, ऐसे में वो क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ऐसे में आपको 1898 भी याद रखना पड़ेगा। तो ये एक्ट करेगा क्या, ये बेसिकली जो सर्विस है सिटीजन्स तक पहुंचने की उसको सिंप्लीफाई करेगा, आसान करेगा। और साथ में ये क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रोविजन डाला गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस होती है ना, लाइक CISF, CAPF, ये सब यहाँ पर डीजी होता है। तो ऐसे ही अब पोस्टल सर्विसेज के अंदर भी एक डीजी अपॉइंट किया जा सकता है, ये प्रोविजन डाला है। साथ में एग्जाम्पशन यानी कि छूट या फिर फ्रीडम कह सकते हैं, इम्यूनिटी कह सकते हैं, किस चीज के लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए। यानी कि अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को छूट है, या फिर वो उनसे हटा दिए गए कि वो जिम्मेदार नहीं होंगे कोई भी लॉस के लिए, कोई भी डिले के लिए, कोई भी डैमेज के लिए, या कोई भी गलत एड्रेस पे डिलीवरी के लिए वो लाइबल नहीं होंगे। लाइबल यानी कि जिम्मेदार नहीं होंगे। ओके। अब आ जाओ लास्ट स्लाइड पे, न्यूज खत्म हो जाएगी। Government may set standards for addressing the items to identify address and postcodes usage। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, बस समझ लेना कि जो गवर्नमेंट है वो अपने अलग से स्टैंडर्ड शायद सेट भी कर सकती है, ताकि वो आइटम्स को पहचान सके, एड्रेस कर सके, और जो एड्रेस होगा उसको आइडेंटिफाई कर सके, ढूंढ सके, और पोस्ट कोड वगैरह का जो यूज है वो ढंग से कर सके। तो खैर ये शायद ना आए एग्जाम में। रिमूवल ऑफ प्रोविजंस, यानी कि कुछ ऑफेंसेस वगैरह को हटा दिया गया है। थेफ्ट को, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स को, अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस का ऑफिसर अगर उसके द्वारा अनजाने में थेफ्ट, डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी ऐसा कार्रवाई हो जाती है तो उस पर बात नहीं आएगी, वो वहां से हट जाएगा। प्रोविजनिंग यानी कि एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट, किस चीज को, बिटवीन इंडिया एंड एनी फॉरेन कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इंडिया किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है पोस्टल के लिए, बस वो प्रोविजनिंग डाली है इसके अंदर साथ में।
द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कब से आने वाला है आपको मैंने बताया था, 18 जून 2023 से आया था। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है हमारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, आप इमेज में देख सकते हैं, स्मार्ट है एंड काफी रिस्पेक्टफुल है। तो यहाँ हमारी न्यूज खत्म होती हुई, आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगला हम लेक्चर करेंगे पार्ट 3 का, कल करेंगे, रात को आ जाएगी, टेंशन मत लो, हम बैठे हैं ना यहाँ पर, और एग्जाम तक करवा देंगे, बहुत आराम से करवा देंगे, आप बस फॉलो करते रहो साथ साथ मेरे। और अगेन जाते जाते अगर आपको बहुत इश्यू होता है सीए का स्केड्यूल फॉलो करने में, या अगर आपको दिक्कत आती है कि सीए कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, और एक मेंटोर की नीड है आपको, और अभी तक 500 बच्चे कम से कम एनरोल हो चुके हैं, तो अगर आपको भी एनरोल होना है तो आप एनरोल हो सकते हो। 499 का ग्रुप का प्राइस है, 1 अप्रैल 2025 तक वैलिड रहेगा। जो भी एग्जाम्स आएंगे सबको हम कवर करेंगे, और यहाँ पर आपको टारगेट्स दिए जाएंगे टू कवर नोट्स पीडीएफ। नोट्स पीडीएफ क्या है, जितने भी आप लेक्चर्स देख रहे हो ना, इनकी नोट्स पीडीएफ बनाई जाती है, वो सब आपको टारगेट्स के फॉर्म में दी जाएगी, और सारी फ्रेमिंग मैं खुद करूंगा, ठीक है। बस आपको वो फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। साथ में जो भी गाइडेंस होगी इंपॉर्टेंट सीए के लिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि क्या करना क्या नहीं करना, किस पे फोकस ज्यादा करना है एग्जाम के लिए। तो खैर वो काफी लंबी हो जाएगी लिस्ट, तो अगर आपको परचेज करना है तो इसका लिंक में कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के, इवन हर एक लेक्चर के आने वाले, वो प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको विश्वास हो राइट अप्रोच पे, तो ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स में आपके टॉपर्स में मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन अफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मैंने टारगेट्स दे दिए और आप सो रहे हो, या फिर आप डोरेमोन पोगो देख रहे हो, ऐसा मत करना। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।